ओके गाइस, सो अब बैकग्राउंड में पहले से भी ज़्यादा नॉइज़ है तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अब ये रूम कूलर की आवाज़ है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द परमानेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो मेल स्टेरिलाइजेशन का परमानेंट मेथड हमें पता है कि वैजेक्टमी होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें पोस्ट वैजेक्टमी सीमेन एनालिसिस कब करना होता है? हमें उसी वक्त करना होता है जब हम अपने, अगर देखिए हमें पता है अगर सीमेन एनालिसिस जब नॉर्मल है हम रिपीट कब करते हैं? 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स कितना होता है? 12 वीक्स। तो उसी तरह से वैजेक्टमी के बाद भी पोस्ट वैजेक्टमी, जिसे हम PVSA कहते हैं, पोस्ट वैजेक्टमी सीमेन एनालिसिस आप इसी टाइम पे करते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे आप वैसे सीमेन एनालिसिस को रिपीट करते हैं। लेकिन एक इसमें अगर आप लोग रिव्यू करें, रिकॉल करें, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें सीमेन एनालिसिस को अभी वैजेक्टमी के अलावा वैसे, कि अगर हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस में कौन सी खराबी आई तो फ़ौरन रिपीट कराना चाहिए? वैसे तो 3 मंथ्स बाद रिपीट करेंगे ना अगर एबनॉर्मैलिटी है। अगर एजोस्पर्मिया आया यानी कि स्पर्म है ही नहीं बिल्कुल, या फिर कोई सिवियर एबनॉर्मैलिटी आई है, मॉर्फोलॉजिकल या कोई और सिवियर आई है, तो इन 2 केसेस में आपने फ़ौरन रिपीट करना है। खैर ये तो अलग बात है, इससे रिलेटेड नहीं है। वैसे वैजेक्टमी के बाद आपने हमेशा यू हैव टू रिपीट आफ्टर 3 मंथ्स, ओके, दैट इज़ 12 वीक्स। अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुल हुई? फाइनल ना हम 7 मंथ्स की बात करते हैं, मतलब वैजेक्टमी के बाद एक एनालिसिस आप 3 मंथ्स बाद करेंगे, एक आप 7 मंथ्स बाद करेंगे। अगर एजोस्पर्मिया आए ना 3 मंथ्स के बाद करें तो हम क्लियरेंस दे देते हैं। एक कंडीशन होती है स्पेशल क्लियरेंस, मतलब उसमें ना ये होता है कि एजोस्पर्मिया नहीं होता लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं स्पर्म्स, और वो होते हैं लेस देन 100,000 पर ml, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आई। 7 मंथ्स बाद आपने फाइनल क्लियरेंस देनी है। अगर 7 मंथ्स बाद भी आपके पास स्पर्म्स मोटाइल हैं, ठीक है, या आप मतलब किसी लेस देन 100,000 है लेकिन मोटाइल हैं, तो आप कहेंगे ये फेल हो गया वैजेक्टमी। मतलब आपसे कोई पूछे कि फेलियर कब डिक्लेयर करना है, तो 3 मंथ्स के बाद नहीं डिक्लेयर करना। 3 मंथ्स बाद आप जो करेंगे उसमें आप क्लियरेंस या तो देंगे या नहीं देंगे। अगर वो नहीं हुआ एजोस्पर्मिया या लेस देन 100,000, मतलब स्पेशल क्लियरेंस का क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं हुआ, फिर आप 7 मंथ्स के बाद फाइनल ये कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि फेल होगी। तो फेलियर इज़ डिक्लेयर्ड आफ्टर 7 मंथ्स एंड वैसे सीमेन एनालिसिस इनिशियल इज़ डन आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि एक तरीके कि अगर आप वैस डिफरेंस को ना क्लियरेंस स्पीड करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इरिगेशन करें सलाइन से या फिर उससे मतलब किसी भी चीज़ से उससे इरिगेट करें या स्टेराइल वाटर से, तो गलत है। इरिगेशन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात आ जाती है कि अब वैजेक्टमी करनी कैसे है। तो इसके हमारे पास हैं 5 तरीके, ठीक है। पहला जो तरीका है दैट इज़ के कॉटराइजेशन। गाइस, आई एम सॉरी, इट्स अबाउट टू फॉल माय कैमरा। सो फर्स्ट टेक्निक इज़ कॉटराइजेशन। अब कॉटराइजेशन में क्या होता है कि ये हाईली इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ये ना फ़ौरन हो जाती है, कॉटरी तो फ़ौरन हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ये इसका नुकसान है, दैट यू रिक्वायर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट। फिर आ जाती है फेशियल इंटरपोजिशन। फेशियल इंटरपोजिशन बेसिकली इसमें पता नहीं कुछ फेशिया को ही करते होंगे, ये भी बेस्ट है। इसकी भी इन दोनों की इफेक्टिवनेस हाई है और बेस्ट टेक्निक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये याद रखें, ठीक है। इन दोनों का कॉटरी और फेशियल इंटरपोजिशन का कॉम्बिनेशन बेस्ट टेक्निक है। तो इन फेशियल इंटरपोजिशन का मतलब इसमें एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए, कौन सा चाहिए ये मुझे नहीं पता। फिर आ जाता है लाइगेशन। लाइगेशन तो बड़ी कॉमन चीज़ है, जो हम BTL करते हैं उसमें हम लाइगेशन करते हैं। लाइगेशन का ना फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। मेटल क्लिप्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मेटल क्लिप्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं, इसका सबसे हाई फेलियर रेट है, ये याद रखें। इंट्रा वैस डिवाइसेस, जो वैस डिफरेंस में कोई डिवाइस रख दें, तो इनका मतलब है कि डिवाइसेस, देखिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं तो ग्रेनुलोमा बन सकता है, पेशेंट तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो ये 5 टेक्निक है, आपको हर टेक्निक की इफ़ेक्टिवनेस पता होनी चाहिए। हाईएस्ट इफ़ेक्टिवनेस कौन सी 2 चीज़ों की है, बेस्ट टेक्निक कौन सी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेट होती हैं, ठीक है। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाता है
अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग और हीमाटोमा जो 1 to 2% इसकी है, मोस्ट कॉमन है, और इसमें आप कंप्रेशन या फिर रेस्ट और पेन रिलीफ करेंगे। लेट में एक है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक पोस्ट वाजेक्टमी पेन, ये नर्व इंट्रैपमेंट की वजह से होता है। इसका इंसिडेंस देखिए हाई है 1 to 14, लेकिन लेट है। तो अगर कोई पूछे ना मोस्ट कॉमन ओवरऑल, और कोई पूछे मोस्ट कॉमन अर्ली, मोस्ट कॉमन लेट, तो आपको इस हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इन्फेक्शन भी हो सकता है लेकिन अर्ली में, लेकिन वो 0.5 to 1% है, इस तरह से करती है, ठीक है गाइस।